नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़े खबर के साथ करें। सोनभद्र की कन्हार परियोजना में हो रही देरी को लेकर कुछ दिनों पहले न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। मामले पर अधिकारी से लेकर कार्यदायी संस्था की ओर से कन्हार परियोजना के काम में तेजी लाई गई। अब परियोजना का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। परियोजना से जुड़े आला अधिकारी भी खबर पर संज्ञान लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि 44 साल से कन्हर पर बांध बन रहा है और आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। पिछले 44 सालों में कन्हर बांध की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि तय की गई बजट में ही कन्हर परियोजना का काम पूरा हो जाएगा और आम जनता जल्द ही कन्हर का पानी उपयोग करने लग जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कन्हर परियोजना के कामों में तेजी आई है। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, हर एक एंगल से दिखाया। हमने इस पूरे मसले पर गंभीरता से चर्चा भी की कि कब से ये कार्य शुरू हो चुका है, कितना पूरा हो चुका है। महज पाइपलाइन बिछाने से कुछ नहीं होगा, जो पूरा बांध का निर्माण होना है उसमें कितनी अपडेट है। तमाम एंगल से हमने इस पूरे खबर को दिखाया और गंभीरता से चर्चा भी की और उसके बाद हलचल दिखाई दी। उसके बाद जल शक्ति मंत्री ने यहां पर दौरा भी किया इस खबर को दिखाए जाने के बाद, और अब सख्त निर्देश आ गए हैं कि जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा किया जाए और जो लोग पानी से वंचित है, जिन जिन एरियाज में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर कन्हर की इस जल परियोजना की वजह से पानी पहुंच पाएगा। खबर पर आला अधिकारियों के संज्ञान पर कार्यदायी संस्था हरकत में आई है और अब युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। युद्ध स्तर पर परियोजना का काम हो रहा है। 44 साल से कन्हर पर बांध का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी के साथ साथ सोनभद्र से बड़ी खबर, न्यूज वन इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। तो कन्हर परियोजना के कामों में तेजी आई है और अब युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बहरहाल आज भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि युद्ध स्तर पर कार्य तो चल रहा है, लेकिन प्राथमिकता में सबसे पहले यहां पर क्या क्या किया जा रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष मिश्रा लाइव बने हुए। संतोष मिश्रा, 44 साल कम नहीं होते। 44 साल से ये योजना अधर में लटकी हुई है। जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो जल शक्ति मंत्री भी हरकत में आए, वो भी दौरे के लिए यहां पर आए और अब अधिकारी भी कार्यदायी संस्था पर लगातार दबाव बना रही है कि इस परियोजना को पूरा किया जाए। कितना वक्त में ये पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा और सबसे पहले ये जो परियोजना दोबारा से शुरू की गई है, इसमें क्या कार्य हो रहा है? जी, मैं बता दूँ कि कीर्ति जी कि ये परियोजना जो है कि आज 44-45 साल से अधर में लटकी हुई थी। ये हम्म। कांग्रेस के ज़माने में, एनडी तिवारी के ज़माने में ही ये कार्य योजना जो है कि लागू की गई थी। हम्म। मैं बता दूँ कि यहाँ पे अगर जब न्यूज़ इंडिया की टीम जो है कि वहाँ पे जाके ज़ीरो पॉइंट पे जाके जब खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो जी। फिर जो है कि इस पे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह ने भी जो है कि इस पे जो है कि एक्शन मोड में आए और अधिकारियों को निर्देशित किए। और अधिकारी इतने दिन तो सोए हुए थे, हम्म। अब जाके अधिकारी जागे हुए हैं और जो है कि कड़े निर्देश जो है कार्यदायी संस्था को दिए हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्द पूरा किया जाए। इसमें कार्यदायी संस्था अपने युद्ध स्तर पे लगी हुई है और पूरी मशीनरी लगा दी है और पूरी ताकत झोंक के जो है कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रही हम्म। है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी फिर भी कम से कम 5 से 6 महीने वक़्त लगेगा, तभी जो है कि जाके ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। हम्म। और इसी के साथ साथ हर घर नल की योजना के तहत भी इस डैम का निर्माण हो रहा था ताकि हर घर नल के जरिए जल पहुंच पाए। सोनभद्र के दूरगामी क्षेत्रों में जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता, जहां पर लंबी लंबी लाइनें लगती है पानी भरने के लिए लोगों की, अब कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इस खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद दबाव बना और कार्य शुरू हो चुका है। ये मैं बता दूं किसी के ये जो है कि न्यूज इंडिया के यहाँ के जितने भी ग्रामीण है, जो भी यहाँ पे लोग देखे हैं चैनल हम्म। को, जो भी जो है कि खबर को देखे हैं, जी। वो सारे लोग न्यूज इंडिया चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं कि हम्म। आपकी वजह से जो है कि कार्य में प्रगति आई है। हम्म। और हमें अब लग रहा है कि कहीं जाके 2-4 महीने 5 महीने में ही सही, लेकिन हम्म। हम लोगों को जल जो है कि मुहैया हो पाएगा। हम्म। और जो है कि और एल&टी कंपनी जो पाइपलाइन हर हर घर पाइपलाइन बिछा रही थी, हम्म। वो भी जो है कि अपने कार्य को तेजी से कर दिया है और भी जो है कि मशीनरी भी बढ़ा दिया है और ठेकेदारों को कांट्रैक्ट पेटी कॉन्ट्रीब्यूट भी दे दिया है कि इससे जल्द से जल्द इसको पूरा किया जा सके।
चलिए, हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी कि आखिरकार कब तक कार्य पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं और जीआईएस को लेकर के शासन की ओर से तैयारियां तेज हो चुकी है। समिट में सबसे ज्यादा अमेरिका की 53 कंपनियां शामिल होंगी, दूसरे नंबर पर यूके की 25 कंपनियां शामिल होंगी और इसके अलावा आपको बताते चले 304 विदेशी कंपनियां निवेश के लिए यूपी लाने के लिए तैयार हैं। तो गूगल, एप्पल, रोल्स रॉयस, सुजुकी, वॉलमार्ट, अमेजॉन, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मर्क, मर्सिडीज, फिलिप्स मुख्य कंपनियों में जीआईएस 2023 में शामिल होंगी और आईटी, रक्षा, कृषि तक में नामी कंपनियों को लाने की कवायद जारी है। आप देखिए कि तमाम ये बड़ी बड़ी कंपनियां अगर उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए बड़े स्तर पर तैयार हो चुकी हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश किस दिशा में गति कर रहा है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। विकास की ओर गति कर रहा है और इसी का दावा मौजूदा सरकार कर भी रही है। तो समिट होगा और इस समिट में बहुत कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एसके वाजपेयी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, तैयारियां हो रही हैं युद्ध स्तर पर, बड़े स्तर पर, कि बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों के उत्तर प्रदेश में आएंगी और वो इंटरेस्ट दिखा भी रही हैं कि हम उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। और जो सपना देखा है प्रधानमंत्री ने और जो सपना देखा है मुख्यमंत्री ने, उस सपने को भी पूरा करने की कवायद जारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रयास है वो रंग लाता दिख रहा है। यही एक वजह है कि अगर हम देखें तो 304 इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए तैयार हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस दौरान, आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब विभिन्न देशों के राजनयिक, विभिन्न देशों के राजदूत, जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भारत में हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी उनके साथ लगातार शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में देश दुनिया को बताया जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उनकी कैबिनेट, उत्तर प्रदेश के करीब 2 दर्जन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लगातार विदेश के यात्राओं पर जाएंगे, जिसका उद्देश्य होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो निवेशक हैं उनको उत्तर प्रदेश लाया जाए, उनको बताया जाए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो औद्योगिक विकास नीति 2022 है उसके तहत किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उनको सुविधाएं दे रही है, किस तरीके से उनको सहूलियतें दी जा रही हैं, कितनी सब्सिडी है उत्तर प्रदेश सरकार की, क्या क्या ऐसी संभावनाएं हैं जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में वो निवेश कर सकते हैं। अगर हम इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें तो जो अब तक की रिपोर्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा 53 कंपनियां अमेरिकी कंपनियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं और लगातार जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं वो उनके संपर्क में हैं। वहीं अगर हम 25 कंपनियों की बात करें तो ब्रिटेन की कंपनियां हैं जो लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। उत्तर प्रदेश में क्या क्या संभावनाएं हैं उसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है और संभवतः इन सारी चीजों को लेकर बल तब मिलेगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस महीने की 28 तारीख के बाद विदेश यात्राओं पर निकलेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से निवेश को आकर्षित करने के लिए काम कर रही है, औद्योगिक विकास नीति 2022 जो अभी 15 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है, उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों के लिए सुविधाएं दी हैं, सिंगल विंडो सिस्टम दिया है, किन किन क्षेत्रों में निवेश हो सकता है। डाटा सेंटर पहले से उत्तर प्रदेश में है, डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में है, फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में लगातार बन रही है, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, पहले से 2 एक्सप्रेसवे बने हुए हैं। तो इन बहुत सारे विषयों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट विभिन्न देशों में जाकर जो निवेशक हैं उनको बताएंगे। खास तौर पर टारगेट होगा कि उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले जो अप्रवासी भारतीय हैं जो विदेश में अपना बिजनेस करते हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करें, जिसका उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को जहां 6ठे नंबर से लाकर दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री ने पहुंचाया है। एमएसएमई की अगर हम एक्सपोर्टेशन की बात करें तो 86,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,56,000 करोड़ रुपए किया गया है। उसको और कैसे बढ़ाया जाए, देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर कैसे लाया जाए। जहां सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रदेश उत्तर प्रदेश है तो उसमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी उत्तर प्रदेश हो, उसको लेकर किस तरीके से काम किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उस विषय को लेकर काम कर रहे हैं। यही एक वजह है कि इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ रुपए
रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है और लगातार जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं वो इन तैयारियों में जुटे हैं। तैयारियां अपने अंतिम दौर में चल रही हैं, क्योंकि अब अगर हम देखें तो नवंबर का महीना खत्म हो चुका है। दिसंबर के महीने में विभिन्न कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और साथ ही साथ दूसरे जो मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन अधिकारी हैं, वो विदेश जाने वाले हैं। उसके बाद फरवरी के महीने में 2023 में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होनी है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें स्पष्ट तौर पर अब दिखाई देने लगी हैं। लगातार वो तैयारियां जारी हैं। जो नई औद्योगिक विकास नीति है उसके तहत चीजों को बेहतर किया जा रहा है, उनका इंप्लीमेंटेशन सभी विभागों में किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि नोडल एजेंसी बनाई जाए जिसमें सभी विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, ताकि जब कोई भी निवेशक उत्तर प्रदेश आता है उसको कोई भी असुविधा ना हो, ना जमीन मिलने की असुविधा हो, ना उसको जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है वो इन कोई हर मिलने में छोटी कमी हो। छोटी इन बहुत सारी चीजों चीजों पर को एक्शन लेने की जरूरत भी है, और जब मौजूदा सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो फिर वो धरातल पर रिजल्ट दिखाई भी देते हैं। और जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो आगे भविष्य में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और कितनी आगे बढ़ती है। आप बने रहिए इसके वाजपेयी, आपसे आगे भी और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ अगली महत्वपूर्ण खबर जो है वो हम आपको बता दें। लखनऊ से GIS पोर्टल सृष्टि 2.0 को बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। PWD मंत्री जितिन प्रसाद ने यह मंजूरी दी है। खराब सड़कों को नई दिशा देने का प्रयास है। तकनीक के माध्यम से PWD की रोड नेटवर्क प्लानिंग चल रही है। रोड मरम्मत की एडवांस प्लानिंग में सहायता मिलेगी और पोर्टल PM गतिशील पोर्टल से भी कनेक्ट होगा। सभी गड्ढे की फोटो खींचकर भी शिकायत की जा सकेगी। शिकायत के निस्तारीकरण को लेकर के इस रिपोर्ट को भी अपलोड करना होगा। तो अप्रैल 2023 के पहले सप्ताह में एक्टिव किया जाएगा। इस पोर्टल की कुल लागत तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख रुपए आएगी। तो एक पोर्टल स्थापित किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से अगर शिकायत करनी है, आप फोटो खींच करके शिकायत कर सकते हैं। और तकनीक के माध्यम से PWD की रोड नेटवर्क प्लानिंग चल रही है। खराब सड़कों को नई दिशा देने का प्रयास चल रहा है। SK वाजपेयी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। SK वाजपेयी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़कें देने के लिए लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो पोर्टल लॉन्च हो रहा है वो किस तरह से काम करेगा और जो आम जनता है वो इसको कैसे यूज कर सकेगी। बिल्कुल, अगर हम इस पोर्टल की बात करें जो कि GIS सृष्टि पोर्टल 2023 2.0 जो आने जा रहा है, उसको इसके पहले भी अगर हम PWD की बात करें तो गतिशील पोर्टल लगातार यूपी PWD विभाग में चल रहा है। अगर हम NHI को देश में NHI जैसी संस्था को छोड़ दें तो यूपी लोक निर्माण विभाग देश की सबसे बड़ी सड़क निर्माण की संस्था है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास है, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, जो न केवल सड़कों का निर्माण करती है बल्कि सड़कों के निर्माण के साथ ही उत्तर प्रदेश में विभिन्न तरीके के जो भवनों के निर्माण है उनका काम भी उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की विभिन्न संस्थाएं करती हैं। जो गतिशील पोर्टल चलता है उसका उद्देश्य ही यही है कि कौन सी सड़क किस स्थिति में है, कितने दिन पहले बनी थी, कितनी लागत आई थी, कितनी दूरी तक गई है, उसमें कितनी लेन्स हैं और साथ ही साथ कब तक इस सड़क को दोबारा बनाया जाना है। अगर उसका टेंडर होता है तो टेंडर प्रक्रिया अब तक कितना आगे बढ़ चुकी है, कितना काम हो चुका है, क्या सामग्री यूज की जा रही है, कितने मानक जो निर्धारित किए गए हैं उसमें क्या क्या चीजें फॉलो हो रही हैं और कब तक ये बनकर तैयार होगी, ये बहुत सारी डिटेल गतिशील पोर्टल पर रहती है। जो GIS पोर्टल सृष्टि 2.0 जो ये पोर्टल नया लॉन्च होने वाला है, जिसको गतिशील पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य यही होगा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी गड्ढा वाली सड़क ना रहे, प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और उसकी जानकारी सृष्टि पोर्टल पर उपलब्ध हो, ताकि उत्तर प्रदेश में आने वाला कोई भी व्यक्ति इस जरिए से यह जान सके कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल कहां तक बिछा है, किस सड़क की स्थिति क्या है, जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है उनकी क्या स्थिति है और अब तक कितना निर्माण कार्य किया जा चुका है, कितनी लागत इस पर आई है, कौन सा जो ठेकेदार है वो इस काम को कर रहा है, अब तक उसका परसेंटेज क्या है, इन बहुत सारी चीजों की जानकारी उस पर होगी। साथ ही साथ जो लोग होंगे, आम व्यक्ति, वो इस पोर्टल को सर्च करके यह देख सकेंगे कि उनकी सड़क पर काम कब तक शुरू होगा और कब तक पूरा कर लिया जाएगा, अब तक उनकी सड़क के काम की स्थिति क्या है। ये बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी पर लाइव अपलोड अगर हम कहें तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जनता को पता होना चाहिए कि कितना कार्य किस सड़क पर चल रहा है और अगर
कहीं पर शिकायत करनी है तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही होगा, और इन सभी चीज़ों को, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार कार्य भी करे। ठीक है, इसके बाद पर शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, लव जिहाद का हत्यारोपी सूफियान गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी है सूफियान, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान सूफियान के पैर में गोली लगी। पुलिस ने सूफियान पर 25,000 का इनाम रखा था। प्रेमिका निधि को चौथी मंजिल से धक्का देने का आरोप लगा। ट्रॉमा सेंटर में निधि की इलाज के दौरान मौत हुई थी। लव जिहाद के एंगल से भी इस पूरी घटना की जांच हो रही है। दुबका थाना क्षेत्र के जंगल से सूफियान की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर है और ये बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसएसपी से की है। ये एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थाना पल्लवपुरम क्षेत्र का पूरा मामला आपको बताया जा रहा है। मेरठ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। तो एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में पहले फंसाया गया। रिलेशनशिप में हिंदू युवती के साथ रहता था, खुद भी हिंदू नाम रख करके उसके साथ रह रहा था। और उसके बाद जब महिला ने, पीड़िता ने आवाज उठाई तो कहा कि तेरा भी हाल श्रद्धा जैसा कर दूंगा। शिवम बन के प्रेम जाल में युवती को पहले फंसाया, शादी के नाम पर लाखों रुपए ठगे और उसके बाद जब युवती ने ऐतराज जताया, कहा कि शिकायत की जाएगी, तो कहा गया कि तेरा भी हाल श्रद्धा जैसा कर दिया जाएगा। थाना पल्लवपुरम क्षेत्र का ये पूरा मामला है। निश्चित तौर पर अगर देश में इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर जो दूसरे लोग हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं गलत सीख ले सकते हैं। नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया गया। रिलेशनशिप में हिंदू युवती के साथ रहता था व्यक्ति और ये कहा गया कि श्रद्धा जैसा हाल कर दूंगा तेरा। बहरहाल अब इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, क्या युवक को गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या इस पूरे मामले में अपडेट है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसएसपी से की, लेकिन अपडेट हम पूछेंगे कि क्या इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या पीड़िता की शिकायत पर कार्य हुआ है या नहीं। नाम बदलकर युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया। रिलेशनशिप में हिंदू युवती के साथ रहता था। और 4 के चक्रव्यूह में अगली खबर आपको बता रहे लखनऊ से। लव जिहाद का हत्यारोपी सूफियान गिरफ्तार हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी है सूफियान, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, मुठभेड़ के दौरान सूफियान के पैर में गोली लगी। पुलिस ने सूफियान पर 25,000 का इनाम रखा था। प्रेमिका निधि को चौथी मंजिल से धक्का देने का आरोप लगा है। ट्रॉमा सेंटर में निधि की इलाज के दौरान मौत हुई थी। लव जिहाद के एंगल से भी घटना की जांच हो रही है। दुबका थाना क्षेत्र के जंगल से सूफियान की गिरफ्तारी हुई है और ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं जब सूफियान को घायल करके गिरफ्तार किया गया। निधि को चौथी मंजिल से सूफियान ने धक्का दिया था। मथुरा जिले के थाना राया इलाके की यमुना एक्सप्रेसवे के समीप एक ट्रॉली बैग में अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। शव के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। सीओ महावन आलोक सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीओ आलोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती कल रात्रि से किसी दूसरी जगह हत्या कर 20 से 25 वर्षीय युवती का शव ट्रॉली बैग में फेंका गया। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। महेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। महेश सिंह, पूरे मामले में क्या कुछ पुलिस कह रही है, कैसे एक ट्रॉली बैग में युवती का शव मिलता है और किस परिस्थिति में मिलता है, क्या पुलिस ने अभी तक एक्शन लिया है? मथुरा थाना राय क्षेत्र की घटना है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के समीप की घटना है। वहां पर आज सुबह कुछ मजदूरों ने देखा कि एक ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है। ट्रॉली बैग एक युवती की लाश उसमें मिली है, जो कि पन्नी में लिपटी हुई थी, लाल कलर की पन्नी में लिपटी हुई थी। और जैसे ही ये जो सूचना वहां के मजदूरों ने पुलिस को दी, पुलिस भी वहां तत्काल पहुंची और पुलिस ने उसकी शिनाख्त शुरू की, लेकिन अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन मथुरा पुलिस एसएसपी ने तत्काल पुलिस को आदेश दिए हैं कि इसके मामले में जो भी है जानकारी करके जो भी इसके
क्योंकि सबसे बड़ी मामला ये है कि अभी जो दिल्ली की घटना हुई या लखनऊ की घटना हुई, तो उससे भी यहाँ पे इस लड़की की जो लाश मिली है, इसका प्रेम संबंध ही बताया जा रहा है कि इसकी हत्या की तरफ हो सकता है प्रेम संबंध हो। अब ये ठीक है जांच महेश, को- मैं एक बार लौटती हूँ आपके पास। तमाम पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं। कहीं अन्यत्र हत्या करके एक शव यहाँ एक ट्रॉली बैग के अंदर फेंका गया है। इसकी सूचना सवेरे यहाँ काम कर रहे मजदूरों ने दी है और ये शव एक 20-25 साल की युवती का है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रात्रि के समय कहीं अन्यत्र हत्या करके एक शव यहाँ एक ट्रॉली बैग के अंदर फेंका गया है। इसकी सूचना सवेरे यहाँ काम कर रहे मजदूरों ने दी है और ये शव एक 20-25 साल की युवती का है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई महेश बने हुए हैं हमारे साथ। महेश, ये सामान्य सी जानकारी दे रहे हैं कि ट्रॉली बैग मिला है, शिकायत दर्ज करा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या युवती का कोई परिजन अभी शिकायत दर्ज कराने के लिए आया है, और युवती जब मिली है तो किस परिस्थिति में मिली है, ये भी बड़ा सवाल। देखिए, हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे पुलिस ने सूचना मिली, पुलिस ने सबको अभी उसकी शिनाख्त किया है, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई ना उसके परिजन को आ पाया है, लेकिन पुलिस ने सभी जितने ग्रुप हैं या सभी जगह जानकारी दे दी कि उस लड़की के फोटो और उसका जो भी होलिया है या दूसरे कपड़े पहन रखे हैं या उसके उंगलियों में क्या निशान है, वो सारी की जानकारी सोशल मीडिया पे वायरल की है। पुलिस जल्दी जल्दी चाह रही है कि लड़की की शिनाख्त हो, लेकिन मसला SSPी की आदत में त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं कि जो भी जिसमें लिप्त पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है महेश, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। बागपत में विशेष समुदाय के 2 युवकों पर रेप का आरोप लगा है। दलित महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज होने पर भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दलित महिला ने, पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। यार मेरी सास खेत में जा रहे थे जी साग लेने के लिए, और दो लड़कों ने तो जी मेरी सास को तो मंचों के जोर पे बाहर बिठा ली और 2 मुझे अंदर ले गए जी, बुरा और शौकीन। उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया जी, तो मंचों के बल पे, और मुझे मारने की भी कोशिश करी जी रस्सी से। फिर जी हम यहाँ आए थाने में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी यहाँ, और जब वे गए तो गंदी गंदी गाली भी दे रहे थे जी। मैं और मेरी सास के तो मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है, आरोपियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। फिर बहन बेटियां अपने आप को कैसे सुरक्षित मानेंगी और कैसे लड़कियां अपने आप को सुरक्षित मानेंगी जब उनकी ओर से शिकायत दर्ज कराई जा रही है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मुकदमा दर्ज होने पर भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव का पूरा मामला। विकास ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। विकास, पीड़िता जब थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराती है और फिर भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्या इसके पीछे पुलिस की मंशा है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र हिलवाड़ी गांव का है, जहां पर एक दलित महिला है, उसके साथ ही उसी गांव के जो युवक हैं उन्होंने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला ये हिलवाड़ी गांव का बताया गया, जहां पर पुलिस ने ही अपनी कार्रवाई पर नामो निशान लगाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस है उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया और जो पीड़ित को ही कोतवाली में बिठा लिया। लेकिन जब ये कोर्ट से मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें आप पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। जी ठीक है विकास, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिरोजाबाद के टुंडला में प्रेमी की जान देने की धमकी पर उससे मिलवाने के बहाने युवती को आगरा ले जाकर प्रेमी के 3 दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और इतना ही नहीं, उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। आरोपी युवती को गांव के पास छोड़कर भाग गए। प्रेमी ने भी 20,000 रुपए ठगते हुए उससे दुष्कर्म किया। युवती ने प्रेमी समेत उसके दोस्तों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना टुंडला पर एक महिला ने दुष्कर्म की तहरीर दी है, जिसके आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना चल रही है। पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है और कोर्ट में 164 CRPC की
और खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे, जहां स्कूली छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद छात्रों ने हाईवे पर हंगामा करते हुए हाईवे जाम कर दिया। स्कूली छात्रों ने एक दूसरे पर लात, घूंसे और बेल्ट से हमला किया। इस मारपीट के बाद कई छात्र बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मारपीट की पूरी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे छात्र आपस में भिड़ गए और कम से कम 25 से 30 छात्र एक दूसरे से भिड़ गए। खूब लाठी और लात, घूंसे और बेल्ट चले हैं। कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरा माजरा क्या है, किस बात को लेकर के लड़ाई हुई है और इस तरह से सड़कों पर छात्रों का लड़ना क्या संदेश देता है, ये भी बड़ा सवाल। एक दूसरे पर लात, घूंसे और बेल्ट से हमला किया गया है। लोग यहाँ पर दर्शक बन करके देख रहे हैं। किसी ने भी जहमत नहीं की कि इन बच्चों को छुड़वा दिया जाए और पूरे मामले को शांत कराया जाए। सिद्धार्थनगर में पिछले 8 सालों से बिजली कनेक्शन और शौचालय के लिए विकलांग दंपत्ति दर दर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के घर घर बिजली और घर घर शौचालय के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत 100% लोगों को जिले में यह सुविधा मिल चुकी है, लेकिन इस दंपत्ति को अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिला है। हालांकि जिलाधिकारी और सीडीओ ने इस मामले का संज्ञान लेकर पीड़ित को दोनों ही मूलभूत सुविधा जल्द से जल्द देने की बात की है। तो फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।